कोई शोक सभा का निजी मेरा कार्यक्रम है और दूसरा दो तीन जगह कार्यकर्ताओं का पोखरण में सीयू में कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद है। मैं समझता हूँ कि दो तीन प्रमुख मुद्दे इस वक्त हमारे प्रदेश और देश के अंदर हैं। पहला मुद्दा है महिला आरक्षण, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 2023 में 22 सितंबर को सर्वसम्मति से पारित हो गया, जिसमें कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों ने एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पारित किया। और उसमें सरकार की तरफ से ये था कि 2026 में हमारी जनगणना होगी और उसके बाद में डिलिमिटेशन आयोग बनेगा। डिलिमिटेशन आयोग अपना काम करेगा, सीटें बढ़ेंगी और सीटें बढ़ने के बाद में 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये 2023-22 सितंबर को कानून बन गया। उस कानून को 2.5 साल तक भी 3 साल तक भी 15 अप्रैल 2026 तक नोटिफाइड नहीं किया, गजट नोटिफाइड नहीं किया, यानी वो कानून बना ही नहीं। अब परिसीमन का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको लेकर के सरकार 16 तारीख को स्पेशल सत्र बुला करके लेकर के आई। जब उनको पता लगा कि कल हम उसमें संशोधन चाहेंगे परिसीमन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो महिला आरक्षण से संबंधित है। इसलिए जब महिला आरक्षण बिल जो 2023 का वो गजट नोटिफाइड ही नहीं हुआ, तो फिर उसमें संशोधन कैसे होगा। तो रात को आनन फानन में उन्होंने नोटिफाइड किया। वो कानून आज लागू हो गया, अब आगे लागू होगा। लेकिन परिसीमन में मनमर्जी का संशोधन करके और 2011 या कहीं की भी सरकार ये लेकर के आई कि सरकार केवल बहुमत से ये तय कर सकेगी कि कौन सी जनसंख्या लेनी है और कहाँ किस तरीके से परिसीमन करना है। जो 2/3 मेजोरिटी से पास होने वाला कानून है और सोच समझ के संविधान निर्माताओं ने उसको रखा था कि इसका मिसयूज नहीं कर सके, संवैधानिक हमारा जो ढांचा है, संघीय ढांचा, उसको प्रभावित नहीं कर सके, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी का जब कानून रखा तो ये स्पष्ट बहुमत का कानून ला करके और उस स्पष्ट बहुमत के आधार के ऊपर अपनी मनमर्जी से जो भी सरकार होगी उसका स्पष्ट बहुमत होगा तो वो करना चाहती है, तो उसका इंडिया गठबंधन के लोगों ने विरोध किया, वो गिर गया। इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ और इन्होंने एक परसेप्शन फैलाना चालू कर दिया कि जो है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहता। हम ये कह रहे हैं कि जो बिल लेकर के 2023 में आप लेकर के आए थे, हमने पूर्ण समर्थन दिया था, उसको लागू करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि प्रतिपक्ष की या आम व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते, 2027 में इस जनगणना को क्यों ले गया। जब 2023 में आपने स्पष्ट कहा था कि 26 में जनगणना आ जानी चाहिए और परिसीमन आयोग बन करके और 29 में ये लागू होगा, तो आप क्यों लेकर के गए। यानी इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, केवल और केवल षड्यंत्र रच करके इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं कि ये महिला आरक्षण, जबकि 1996 में हमने प्रयास किया, 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार ने पास कराया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायत राज में महिला और ओबीसी, एससी, एसटी सबका आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने बिना कोई शर्त के जो सरकार बिल लेकर के आई थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, उसको पारित करा दिया। अब फिर कांग्रेस दोषी कैसे हुई, समझ से परे है। मन मर्जी है जैसे परिसीमन करके इस संघीय ढांचे को ध्वस्त करना चाहते हैं अपनी, कि सब हम ही जीते और 50 साल तक ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम ही जीते। आप देखिए पंचायती राज के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, इसमें स्पष्ट 73वां और 74वां संविधान संशोधन है और अनुच्छेद 243 ई और यू, नगर पालिका और पंचायत राज का 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके, चाहे आपको परिसीमन करना हो, चाहे कोई कुछ भी करना हो, उसको करना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया, 2.5 साल हो गए। इन्होंने कहा कि ओबीसी का 2022 में फैसला आ गया था, इनको सरकार बनते ही उसका फैसला करना चाहिए था, ओबीसी आयोग बना देना चाहिए था, आयोग बना करके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सर्वे करा देना चाहिए था। सर्वे उन्होंने कर दिया, कंप्लीट है रिपोर्ट,
इसलिए नहीं ले रहे कि हमको चुनाव नहीं कराने, क्योंकि हम तो चुनाव हार जाएंगे और हमारी कुर्सी बदल जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी का और बीजेपी के लोगों का सोच है। तो एक तरफ कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, दूसरी तरफ खुद पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रहे, जिसमें 33% महिलाओं का आरक्षण है, उसको आप 1.5 साल से लिए बैठे हो, 5, 6, 6.5, 7 साल होने लग गए। नगर निकायों के अंदर और पंचायत राज के अंदर आपने प्रधानों में, जिला परिषदों में सब जगह प्रशासक लगा दिए, पैसा सेंटर से मिल नहीं रहा है। नहीं तो जो स्वयंशासी संस्थाओं को जो ऐड मिलनी चाहिए थी, नगर पालिका और नगर परिषदों को, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, और फाइनेंस कमीशन पंचायतों का पैसा भी नहीं दे रहा है। जो है वो 1900 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो गए। तो ये बेईमान लोग हैं और षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, इसके अलावा इनका कुछ भी काम नहीं है। राजस्थान के अंदर बिल्कुल पोपाबाई का राज है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगार बच्चे रोज़ाना आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इन्होंने इतना अंकुश लगा दिया है कि कोई कुछ भी अगर सरकार के खिलाफ लग दिया तो उसको जेल में दे दो या थाने में ले जाओ। आपने देखा होगा रिफाइनरी, आप रिफाइनरी को 4 महीने पहले उद्घाटन करने वाले थे, आपने रिफाइनरी का उद्घाटन नहीं किया, और उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर देश का प्रधानमंत्री आ रहा है और आप वहाँ पर आग लग रही है। तो किसकी जिम्मेदारी है भाई? डबल इंजन की सरकार क्या हमको परेशान करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए डबल इंजन की सरकार है, या काम करने के लिए? अगर ये जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, अगर इससे पहले शुरू होने से पहले अगर हमारी रिफाइनरी चालू हो जाती तो आज हमें पेट्रोल डीजल की कहीं कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। लेकिन आज आप देखना, ये जो बंगाल के चुनाव हो जाएंगे 29 तारीख को, इसके बाद में 10-10, 15-15, 20-20 रुपये पेट्रोल और डीजल में प्रति लीटर के अंदर बढ़ने वाले हैं पैसे। महंगाई कितनी बड़ी मार आएगी आप बताइए। 4 दिन हो गए, बता ही नहीं पा रहे कि ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, कौन दोषी है, किसका सुपरविजन था, जिम्मा किसका था। एक बच्चे ने एक वीडियो मीटिंग कैंसिल होने के बाद में डाल दिया एक फ़ोटो खिंचाने के लिए, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो, थानेदार को सस्पेंड कर रहे हो। सस्पेंड तो ये मुख्यमंत्री होना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए प्रदेश के अंदर। सस्पेंड तो हरदीप पुरी होना चाहिए, जिसके अंडर के अंदर ये रिफाइनरी आती है, उसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से, मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए। तो वो काम करना चाहिए, वो तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है, हमें तो इसमें बहुत बड़ी साजिश